हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर हैं वो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर के जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। और आप जैसे करंट अफेयर तो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, चाहे आपका यूपी के एसआई एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहले क्वेश्चन से, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यानी कि आपके पास सामने एक कथन दिया गया है, स्टेटमेंट है, आपको उस पर विचार करके उसको आंसर को बताना है। जैसे हमारा पहला कथन है, वर्तमान में भारत का विदेशी ऋण जो जीडीपी है अनुपात कितना है? 20% है। सेकेंड है, कुल बकाया विदेशी ऋण में बहा वाणिज्यिक उधार का हिस्सा पिछले दशक में लगातार बढ़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। आपका ऑप्शन है केवल एक, दो, दोनों, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत का जो विदेशी ऋण है वो जीडीपी अनुपात 20% है। क्या वो 20% है? सेकेंड है, कुल बकाया विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधार का हिस्सा पिछले दशक में लगातार बढ़ रहा है। यानी जो पिछले जो लास्ट दशक से उससे लगातार बढ़ रहा है। तो आप बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि पहला सही दूसरा गलत। ठीक। अब बात करते हैं। भारत का जो विदेशी ऋण है वो जीडीपी अनुपात 2021 के अंत में कितना था? 20% था। कुल बकाया विदेशी ऋण में बाहर जो वाणिज्यिक उधारी का जो हिस्सा है वो दिसंबर 2008 के अंत में कितना था? वो 28.5% से दिसंबर 2019 के अंत में 39.6% के शिखर पर पहुंच गया, जिसके बाद दिसंबर 2021 के अंत में यह घटकर कितना रह गया? 39 से घटकर कितना रह गया? 36.8% ये रह गया है। जो भारत का ऋण है, जो मतलब कह सकते हैं हमने जिससे पैसा लिया है वो अब घट के 36.8 रह गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फिर से कथन है, भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का है। यानी कि जो कामकाजी महिला होती हैं उनके लिए सवैतनिक जो अवकाश है, मातृत्व अवकाश, वह 12 सप्ताह है। भारत की औसत महिला दैनिक मजदूरी पुरुष वेतन के प्रतिशत में पिछले 2 दशक में बढ़ी है। यानी कि ये इंक्रीमेंट हुआ है उनकी मजदूरी में, यानी उनकी वेजेस में। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों सही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट पहला हमारा गलत और दूसरा हमारा राइट है। तो चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। भारत में जो कामकाजी महिलाओं के लिए जो सवेतन मातृत्व अवकाश है वो 12 सप्ताह पहले था, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया? अब इसको 26 सप्ताह यानी कि 26 हफ्ते कर दिया गया। 1993 से 94 में भारत की जो औसत महिला जो दैनिक मजदूरी पुरुष वेतन का 59% थी, जो 2018 और 19 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो पुरुष वेतन कितना हुई? 72% हो गई है इनकी वेजेस यानी कि मजदूरी। अगला है, निम्न में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो G7 जो ग्रुप हैं उनका सदस्य नहीं है। कौन सा देश नहीं है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, इटली या फिर चीन। तो कौन सा जो देश है वो G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा चीन, चाइना। चाइना जो है इसका समूह नहीं है। जैसे पहले G8 को जानते थे, लेकिन रशिया इससे बाहर हो गया है, इसलिए अब इसको क्या कहते हैं? हम G7 कहते हैं। G7 दुनिया के 7 उन्नत जो अर्थव्यवस्था हैं, अनौपचारिक समूह है वो है। अब जैसे इसके अंदर कौन आती है? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। तो ये जो 7 नेशन हैं वो इसके अंदर आते हैं। और यूरोपीय यूनियन मतलब कि 6 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, वो G7 के अंतर्गत आते हैं। G7 के अंतर्गत जो है भारत को अभी जो होने वाला है यूके में, तो भारत को एक तरह से गेस्ट लिस्ट के अंदर रखा गया है, बतौर गेस्ट के लिए रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले एक दशक में साइबर हमले बढ़े हैं। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट आया है जो पिछले एक दशक में जो साइबर अटैक वो इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ने के कारण परिणाम स्वरूप कम साइबर हमले की घटना हुई है। तो ये इसका सेकंड ओपिनियन है। तो इसको आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जैसे कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही, या दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं।
तो जैसे कि हमारे पास कथन दिए गए हैं, यानी कि इनका कहना है कि पिछले जो लास्ट दशक हैं उनमें से साइबर जो अटैक हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसका पहला वाला सही है। जी हाँ, ये तो सही है, क्योंकि रैंसमवेयर वायरस या कई तरह से जो साइबर अटैक आज के टाइम पे हो रहे हैं, और कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ने के कारण परिणाम स्वरूप कम साइबर हमले की घटना हुई है। तो ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हमारा पहला सही, दूसरा गलत है। जानते हैं इसको मतलब डिटेल से। जैसे कि पिछले एक दशक में आप देख सकते हैं जो साइबर अटैक हुए हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। 2012, फिर 13, फिर 14, मतलब कि बराबर इस जो मालवेयर इन्फेक्शन है ग्रोथ रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। मिलियंस में है ये, कितने मिलियंस में है। और जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में वृद्धि हुई है, उसी कई किसके चक्कर में, कोविड के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम। और उसी प्रकार डेटाबेस में हैकिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के फलस्वरूप उद्योगों में राजस्व की हानि हुई है। यहाँ तक कि साइबर हमलों में अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम में भी सेंध लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर को समाप्त 10 महीने की अवधि में लगभग 26,000 भारतीय वेबसाइटों को हैक किया गया। यानी इनका कहना है जो 26,000 जो इंडियन वेबसाइट थी वो हैक हुई हैं। जहाँ तक कि हमारी डिफेंस की वेबसाइट भी कई बार मतलब कि हमारे पड़ोसी देशों के जरिए इसको काफ़ी छेड़खानी की जाती हैं। इन वेबसाइटों को हैक करने वाले हैकर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से छुपी, यानी उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वही तो हैकर्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न तक। देहिंग पटकई हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस वजह से चर्चा में है? जो देहिंग पटकई जो हाथी रिजर्व है वो किस रीजन से मतलब कि चर्चाओं में है? ऑप्शन है, रिजर्व के कुछ भाग में कोयला खनन गतिविधियां फिर से शुरू होना, या तेल के कुओं से तेल निकालने की अनुमति, चीनी पेंगोलिन जीव की तस्करी, या फिर जल विद्युत परियोजना से इस क्षेत्र को खतरा है। जो देहिंगी जो पटकई जो हाथी रिजर्व अभ्यारण्य है वो किस वजह से चर्चा में है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ए। जो रिजर्व के जो कुछ भाग है इसमें कोयला खनन गतिविधियाँ क्या हुई, फिर से इंक्रीज हुई हैं। जैसे कि ये कहाँ है, तो ये पूर्वी आसाम के देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में 2 साल के अंतराल के बाद फिर से रिजर्व के कुछ हिस्से में कोयला यानी कोयले की जो खदानें हैं वो फिर से शुरू हो गई हैं। अवैध खनन के आरोपों और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए कोयला खनन गतिविधियों पर वहाँ 2 साल से रोक लगी थी। यानी कि जो कुछ इलीगल तौर पे वहाँ पे खुदाई चल रही थी जिसको गवर्नमेंट ने एक तरह से बंद कर दबा दिया था और रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वहाँ पे कुछ लीगल तौर पे खुदाई हो रही है, तो जिसके चक्कर में ये क्या काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। जैसे कि आपके ऑप्शन पहला है, यह युद्ध अपराधों, मानवताओं के खिलाफ अपराधों और जातीय संहार अपराध की जांच करता है। सेकंड ओपिनियन इसका है, इसके फैसले राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के खिलाफ भी जांच पड़ताल कर सकता है। तो आपको इसके कथन देखने हैं कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर इसकी सारी। तो जैसे कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है तो वो किस तौर पर कार्य करता है, तो जैसे कि आपके ऑप्शन है, यह युद्ध अपराधों, मानवताओं के खिलाफ अपराधों, जातीय संहार के अपराध की जांच करता है। तो ये पहला वाला हमारा सही है। इसके फैसले राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होते नहीं होती है, क्योंकि ये मतलब कि एक आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हर स्टेट के ऊपर। ठीक। थर्ड वाला, यह देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के खिलाफ भी जांच कर सकता है। जी कर सकता है, क्योंकि वो इसके मतलब एजेंसी के थ्रू आपके इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। तो इसमें हमारा सेकंड गलत है और पहले और दूसरे सही है। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अभी सुर्खियों में है, क्योंकि इसकी जो मुख्य अभियोजक करीम खान ने 13 अप्रैल को यूक्रेन के बूचा शहर का दौरा किया है। बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूसी सैनिकों ने कई हफ्तों तक इस शहर पर कब्जा किया और सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को युद्ध अपराधी बताया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और जातीय संहार के अपराध की जांच करता है, लेकिन इसके फैसले राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते। यानी कि ऐसा नहीं कि इसने जो कह दिया वो हर स्टेट यानी हर कंट्री को मानना होगा, लेकिन नहीं, वो स्वतंत्र होते हैं। और ये मतलब इसमें आप इसमें के ऊपर कोई भी फैसला वो मानने उनकी इच्छा है, या तो मान सकते हैं या वो नहीं मान सकते। यानी आप इससे बाध्यकारी नहीं है कि आपने जो कह दिया वो उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न तक।
महादायी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो महादायी, जैसे कि आपके कथन है, महादायी नदी को मंडोवी नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ है, कर्नाटक में नदी है। सेकंड और आपका ओपिनियन है, महादायी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के बेलगावी जिले में खानापुर से होती है। तो यानी जो महादायी नदी है, तो इसका तो ये तो कंफर्म जा रहा है कि ये कहाँ कर्नाटक में है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आपका कर्नाटक का लिंक हो रहा है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, पहला कथन सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, या दोनों सही, या दोनों में से कोई भी नहीं। जो महादायी नदी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, यानी कि पहला गलत दूसरा सही। महादायी नदी को मंडोवी नदी के नाम से जानते हैं, गलत, नहीं जानते हैं। बात करते हैं इसकी डिटेल में। हाल ही में कर्नाटक के सिंचाई मंत्री द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार विवादास्पद यानी कलसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट फैसला लेने के पहले इस बारे में केंद्र सरकार ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यानी इसके लिए इन्होंने किससे परमिशन ली, इसके लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली है, जो क्या है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ली है। इसके बाद बेलगावी के किसानों और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के सिंचाई मंत्री कौन है, गोविंद करजोल ने, कौन है, एक सिंचाई मंत्री हैं, इस बयान को गुमराह करने वाला बताया है। करजोल ने कहा है कि किसी भी तरह के वाटर प्रोजेक्ट जो दो राज्यों में विवाद की वजह हो वह बन सकती है। उसे शुरू करने से पहले केंद्र से उस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट लेना जरूरी है। यानी केंद्र की उन्हें से पूरी तरह से परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विवाद है वो दो स्टेट के बीच में चलता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो ये मतलब एक तरह से मतलब एक बड़ा इशू क्रिएट ना हो जाए, उसके चक्कर में उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट बताई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है। यानी कि आरबीआई बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसमें नहीं आता है प्राथमिकता क्षेत्र में। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, निर्यात, क्रेडिट, इलेक्ट्रिक वाहन, या नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेज। तो कौन सा इसमें से क्षेत्र है जो आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है, यानी कि लोन में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आया, तो ये मतलब कि एक तरह से जो लोन है, जिसके लोन के लिए हम अप्लीकेबल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर लोन की मतलब कि ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं है प्राथमिकता के क्षेत्र में। लेकिन तो आप इसका राइट आंसर सी है। जैसे प्राथमिकता के क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि हम कृषि के ऊपर भी ले सकते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंदर भी हम प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण है, निर्यात क्रेडिट है, एजुकेशन है, आवास है, सामाजिक बुनियादी ढांचे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं और अन्य कई हैं। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके अंतर्गत नहीं आते हैं प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न तरफ। एआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई पर राष्ट्रीय रणनीति माइटी द्वारा जारी की गई है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी का सदस्य है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन ए पहला सही दूसरा गलत, बी पहला गलत दूसरा सही, या दोनों सही, या फिर हमारे दोनों ही गलत। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर यानी कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय रणनीति के द्वारा जारी नहीं किया गया है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी का सदस्य है, ये हमारा सही है। ओके, अब जैसे कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई जो हमारी एआई की जो राष्ट्रीय रणनीति है माइटी के द्वारा नहीं, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। किस द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जिसको पहले प्लानिंग कमीशन के तौर पर जाना जाता था, नीति आयोग को। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है। तो कौन सा संगठन है वो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। आपके ऑप्शन है WTO, अंकटाड, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या विश्व बौद्धिक संपदा। तो कौन जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है, हमारा है सी, यानी कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जो संपदा सूचकांक है एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि इस सालन में एक बार प्रकाशित होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा संकलित किया गया है। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा
अपनी राय कमेंट बॉक्स में थोड़ा हमें बताएं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स और आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। और आपने यदि अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एजुकेशन 2.0 को सर्च करें और आप उसको ज्वाइन करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।